जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में हम लोग जो झारखंड जीके का जो सीरीज शुरू किए थे उसके अगले भाग को करेंगे। और इस भाग में आप लोग जिस जिला के बारे में जानेंगे वो जिला है गुमला जिला। झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो ये 24। इसके पहले जो जिला आपने पढ़ा था वो जिला था रांची। और आज की क्लास में आप गुमला के बारे में पढ़ेंगे और एक जनजाति के बारे में भी आज की क्लास में पढ़ेंगे। वो जनजाति है उरांव जनजाति। आप सभी का डिमांड था दोस्तों कि क्लास का जो ड्यूरेशन है इसको बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक कंटेंट को शामिल किया जाए। आप सबके कमेंट मुझे मिले दोस्तों, मैं इस पे कोशिश कर रही हूँ इस पे अमल करने की और इसका ड्यूरेशन बढ़ाने की। तो गुमला के बारे में हम लोग जानेंगे। हो सकता है कि आपने पहले इसका नाम सुना होगा दोस्तों। ये जो गुमला है यहाँ से ऐसे बहुत सारे अलग अलग विभूति हुए जिन्होंने झारखंड का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। इसमें एक नाम आता है दोस्तों कार्तिक उरांव का। और एल्बर्ट एक्का की नगरी भी गुमला को कहा जाता है। किस जिला को कहा जाता है एल्बर्ट एक्का की नगरी? तो ये है गुमला। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले गुमला, लेकिन एक जनजाति के बारे में भी आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। ये आज का दूसरा चैप्टर होगा और ये होगा जनजाति कौन सी? तो ये होगी उरांव जनजाति। झारखंड में जनसंख्या के आधार पे देखा जाए तो जो दूसरी बड़ी जनजाति है वो जनजाति है उरांव जनजाति। और इसके पहले वाली क्लास में आपने संथाल जनजाति के बारे में पढ़ा था दोस्तों। बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए झारखंड जीके को पढ़ना, समझना और इस एग्जाम को, झारखंड के एग्जाम को क्रैक करना। प्रयास यही है कि अधिक से अधिक आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें कराऊं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जानकारी लेना। ये है गुमला का, तो जो कि गुमला के बारे में आज आपको पढ़ना है। तो ये झारखंड का मैप आप लोगों के सामने है। आप लोग हमेशा एक प्रयास कीजिए कि झारखंड का मैप अपने को ये बनाना आ जाए। आप लोगों को एक कोशिश कीजिए आप लोग इसके लिए, और कॉपी में इसको आप नोट कीजिए। ये झारखंड का मैप है दोस्तों। इस मैप में अगर आपको जो गुमला दिख रहा है वो इस लाल रंग के जो भाग है ये गुमला का भाग है। इसके सीमा के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किन किन जिलों के साथ और किस राज्य के साथ ये गुमला अपनी सीमा को साझा करता है। राज्य की बात की जाए दोस्तों तो ये छत्तीसगढ़ के साथ ये सीमा को साझा करता है। यदि आप पहले से इसकी तैयारी कर चुके हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पहले इसको नहीं पढ़ा है तो और आप अभी शुरुआत ही कर रहे हो झारखंड जी के, तो आप लोगों के लिए झारखंड जी के पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिलों की बात की जाए कि किन किन जिलों के साथ ये सीमा लगाता है, तो सबसे पहले हम लोग उत्तर के जिला के बारे में जानते हैं। तो गुमला के उत्तर में कौन कौन से जिले हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों लातेहार के साथ ये सीमा साझा करता है। साथ ही साथ ये लोहरदगा के साथ ये सीमा साझा कर रहा है। ये रांची के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। ये खूंटी के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है और दक्षिण में ये सिमडेगा के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो इन जिलों के साथ ये अपनी सीमा को लगा रहा है। ये कौन सा जिला हो गया? तो ये हो गया गुमला जिला। लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी, सिमडेगा। और राज्य की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ के साथ ये अपनी सीमा को लगा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप लोग जान लिए जिला किस जिला के साथ सीमा लगा रहे हैं, किस राज्य के साथ सीमा लगा रहे हैं। अब हम लोग कुछ और भी डिटेल जो गुमला से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थापना की कब हुई। पिछले क्लास में आपने रांची के बारे में पढ़ा था। तो रांची का जो स्थापना आपने पढ़ा था, कब पढ़ा था? तो 1899 ईस्वी में रांची की स्थापना हुई। लेकिन गुमला की बात की जाए तो स्थापना इसका कब हुआ? तो 18 मई वर्ष था कौन सा? 1983 ईस्वी, 1983। झारखंड राज्य का जब गठन हुआ था 2000 ईस्वी में, तो झारखंड में कुल जिलों की संख्या थी 18। लेकिन नवीनतम जो बने 6 जिले हुए। तो 6 जिले में सबसे पहले लातेहार बना। लेकिन दोस्तों गुमला जिला जो है इसका गठन पहले ही हो गया था। और ये वर्ष था कौन सा? तो 1983 ईस्वी, 1983 आपको हमेशा याद रखना है। और ये झारखंड जो है, माफ कीजिएगा, गुमला जो है झारखंड के दक्षिण पश्चिम में आता है। सिमडेगा से ठीक ऊपर का ये भाग है गुमला। अब हम लोग इसकी और भी खूबियों को जानेंगे। अब हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 5327 किलोमीटर स्क्वायर। एक मिनट,
कितना क्षेत्रफल है, एक थोड़ा सा डार्क कर लो पेन को, 5327 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है गुमला का। क्लियर? चलिए, जब यहाँ पर लिंगानुपात की बात की जाए तो 963 इसका लिंगानुपात है, इसको नोट करते हुए जाइएगा। यहाँ पर अनुमंडल कितने हैं, जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, प्रमंडल राज्य जो है प्रमंडल में, प्रमंडल जिला में, जिला अनुमंडल में, अनुमंडल जो है ये प्रखंड में, और प्रखंड जो है पंचायतों में बटा हुआ होता है। तो अगर अनुमंडल की बात की जाए तो यहाँ अनुमंडल की संख्या है 3। कितने अनुमंडल है? 3। अब ये 3 अनुमंडल कौन कौन से हैं, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। एक तो है गुमला अनुमंडल। कौन सा अनुमंडल? ये गुमला है। कॉपी पेन आप लोग खोलिए, लिखते हुए चलिए, लिखिएगा तो इससे आप लोगों को याद भी हो जाएगा, आपका शॉर्ट नोट्स भी एक तैयार हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज ये इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 9905917516। हो सकता है कि आप जॉब में हो और आप नोट नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आपके लिए जरूरी हो जाता है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, और जो कि पेड होता है। तो गुमला चैनपुर ये अनुमंडल है, इसका चैनपुर अनुमंडल है, दिख रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद है। फिर इसके बाद एक अनुमंडल है बसिया। कौन सा अनुमंडल है? बसिया, ये भी एक अनुमंडल है। तो ये अनुमंडलों की संख्या 3 है। कौन कौन? गुमला, चैनपुर और बसिया, ये गुमला का अनुमंडल है। गुमला में कितने प्रखंड हैं? तो यहाँ पे प्रखंडों की संख्या है दोस्तों 12। कितने प्रखंडों की संख्या है वर्तमान में? तो इसमें 12 प्रखंड है। कितने? तो यहाँ पर 12 प्रखंड है। विधानसभा का क्षेत्र यहाँ पर 3 विधानसभा का क्षेत्र है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से विधानसभा के क्षेत्र हैं यहाँ पर। तो एक है दोस्तों विधानसभा क्षेत्र गुमला, इसको लिखिएगा, एक विधानसभा क्षेत्र गुमला है। दूसरा है सीसई, सीसई विधानसभा क्षेत्र इसी में पड़ता है, गुमला में। और तीसरा है विशुनपुर। कौन सा? तो विशुनपुर, ये यहाँ का गुमला का विधानसभा क्षेत्र है। तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई? तो 3 हो गए। जलप्रपात की बात की जाए तो गुमला में आपको जो जलप्रपात मिलेगा वो आपने पढ़ा होगा सदनी घाघ जलप्रपात। सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ आपको मिलेगा? तो इसी गुमला में आपको मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों घाघरा जलप्रपात भी आपको यहाँ पर मिलेगा, घाघरा जलप्रपात। बाघमुंडी जलप्रपात ये कहाँ पर मिलेगा? तो बाघमुंडी भी आपको यहीं पर गुमला में मिलेगा, बाघमुंडी। कुछ पर्यटन स्थल भी है गुमला में, वो भी हम लोग जानेंगे। लोकसभा का जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है वो कौन सा है गुमला का? तो ये हो जाएगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा? लोहरदगा। लोकसभा संसदीय क्षेत्र यहाँ पर लोहरदगा है। यहाँ पर जो जनजाति आपको मिलेंगे, ये कौन कौन सी जनजाति मिलेंगे? तो उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, लोहरा जनजाति आपको यहाँ पर अधिकतर मिल जाएंगे गुमला में। अब चलिए हम लोग यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल के बारे में जानते हैं। आप जो चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, ये कौन सा जगह है ये आपको बताना है। ये दोस्तों गुमला का ही एक जगह है जिसको कहते हैं हाफामुनि। क्या कहते हैं? हाफामुनि। महामाया का मंदिर है और ये कहाँ पर है? गुमला में। हाफामुनि गांव में महामाया मंदिर, क्या नाम है इसका? महामाया मंदिर। और ये कहाँ पर स्थित है? ये गुमला में स्थित है। और ये आप मंदिर का जो बाहर का चित्र है वो आप देख रहे हैं, तो ये आपको गुमला में मिलेगा। ये कौन सी मंदिर हो गई? तो ये टांगीनाथ का मंदिर है दोस्तों, टांगीनाथ का मंदिर। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये फरसा है। और ये किसका फरसा है? तो ये भगवान परशुराम का ये फरसा है, इनका तपोभूमि था ये जगह गुमला। और मंदिर कौन सा है? तो टांगीनाथ। तो परशुराम का ये तपोभूमि है, तपस्या यहाँ कर रहे थे और इसी में इन्होंने अपने फरसे को यहाँ गाड़ा था। और ये फरसा आज भी है और ये इसमें कभी भी जंग नहीं लगता और ये बिल्कुल ओपन है।
और इसमें कभी भी जंग नहीं लगता है। तो ये परशुराम की तपभूमि है। टांगीनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो टांगीनाथ का मंदिर आपको गुमला में मिलेगा। पालकोट किला, पालकोट का किला ये कहाँ पर आपको मिलेगा? तो ये भी आपको गुमला में मिलेगा। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मंदिर है अंजन धाम मंदिर। कौन सा मंदिर है? इसको कहते हैं अंजन धाम मंदिर। अंजन धाम आप लोगों के सामने ये चित्र है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, जेपीएससी के प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि माता अंजनी का ये जगह है और महावीर मतलब हनुमान जी बजरंग बली उनकी माता का नाम है अंजनी, उनका ही ये जगह है अंजन धाम। और ये कहाँ पर है? गुमला में, यानी कि बजरंग बली से संबंधित ये क्षेत्र है। अंजन धाम मंदिर कहाँ है? गुमला में। ये जो चित्र आपके सामने है दोस्तों ये कहाँ का है? तो ये नवरत्नगढ़ का किला है। कहाँ का किला है? तो ये नवरत्नगढ़ का किला है। कहाँ का? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नवरत्नगढ़ का किला या दोईसागढ़ का भी किला इसको कहते हैं। और ये आपको मिलेगा कहाँ पर? तो इसी गुमला में आपको मिलने वाला है। जब आप गुमला जाइएगा दोस्तों, ये नवरत्नगढ़ का जो किला है इसको बनाया किसने था? तो इसका निर्माण किया था दुर्जन शाह ने। किसने? दुर्जन शाह ने इसका निर्माण किया था नवरत्नगढ़ का किला का। और ये समय था कब? जब ग्वालियर के किले से, कैद खाने से ये छूट करके 12 वर्षों के कैद से ये बाहर आए थे। तो दुर्जन शाह ने क्या किया कि यहाँ पर एक किला का निर्माण करवाया और ये नवरत्नगढ़ का किला था। और अपनी राजधानी बनाई कहाँ पर? इसी दोईसा में अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि इसका सामरिक बहुत ज्यादा महत्व था। यहाँ पर बहुत सारे इसके अवशेष अभी भी उपलब्ध हैं। और ये 5 मंजिला आपको ये किला मिलेगा। ऐसे कभी कहीं कहीं मेंशन किया गया है कि 9 मंजिला है, कहीं कहीं पर ये 5 मंजिला लिखा हुआ है। और ये 5 मंजिला जो किला है नवरत्नगढ़ का किला, ये आपको गुमला में ही मिलेगा। इसका ऐतिहासिक महत्व है। दुर्जन शाह छोटानागपुर खास के राजा हुआ करते थे जिनको जहांगीर ने कैद कर लिया था। और चलिए ये जगह जो है ये पालकोट का किला है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखिए पालकोट, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पालकोट का किला आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको गुमला में मिलेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि पालकोट का अभयारण्य कहाँ पर है, तो पालकोट अभयारण्य भी जो कहाँ पर मिलेगा, तो ये भी आपको गुमला में मिलेगा, पालकोट अभयारण्य। ठीक है, तो झारखंड में 11 वन्य जीव अभयारण्य है और एक ऐसा है जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। और ये कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। और बेतला नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलने वाला है? ये आपको मिलेगा लातेहार में। लेकिन पालकोट अभयारण्य, 11 वन्य जीव अभयारण्य में एक पालकोट अभयारण्य है, ये आपको कहाँ मिलने वाला है? तो ये गुमला में मिलेगा। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये पालकोट का किला है, किला है ये पालकोट का। देखिए दोस्तों, इसको संरक्षण देना, इसको बचा करके रखना, ये अभी वर्तमान जो सरकार है इसकी एक जिम्मेदारी है। लेकिन इसकी क्या स्थिति है आप देख रहे हैं, चारों तरफ से जंगल जो है ये सारा निकला हुआ है, एकदम बद से बदतर इसकी स्थिति हो रही है। आप समझ रहे हो कि अभी जब आप इसको संरक्षित करके नहीं रखेंगे तो इसका भविष्य क्या होने वाला है? भविष्य तो आपका जो इतिहास है उसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग जानेंगे गुमला के बारे में कुछ और भी विशेष बातें। अब यहाँ से संबंधित कुछ व्यक्तित्व जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि दोस्तों जतरा उरांव, नाम आपने सुना होगा जतरा उरांव का। प्रमुख व्यक्तित्व भी आप लोगों को पढ़ना है। अब जतरा उरांव या जतरा भगत भी आप इनको कह सकते हैं। और ये टाना भगत आंदोलन जो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था उसका ये नेतृत्व कर रहे थे और इनका स्थल ये गुमला से ही है। जतरा उरांव कहाँ से संबंधित है? तो जतरा उरांव का संबंध यही गुमला से है। एल्बर्ट एक्का, आपने नाम सुना होगा, क्या नाम है? अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का का संबंध भी किससे है?
तो यहाँ आपका गुमला से ही है। और इनका मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। झारखंड के पहले व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र मिला था और वो थे अल्बर्ट एक्का। और अल्बर्ट एक्का का भी संबंध कहाँ से होगा? तो दोस्तों ये भी आपका ये संबंध जो है वो गुमला से है, गुमला से। ठीक है। तेलंगा खड़िया, इनका संबंध भी कहां से है? तो तेलंगा खड़िया का संबंध गुमला से है। कार्तिक उरांव, इनका संबंध किससे है? तो देखिए कार्तिक उरांव का संबंध जो रहा, ये HEC में भी काम करते थे, राजनीतिज्ञ भी थे, समाज सुधारक भी थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे उस कार्तिक उरांव। ठीक है। तो इनका भी संबंध कहां से है? तो एक इनका संबंध गुमला से है। सुमित उरांव, इनका संबंध भी कहां से है? तो इनका संबंध गुमला से है। ठीक है। तो ये सबका संबंध गुमला से है और गुमला के बारे में आपने जाना। देखिए दोस्तों, गुमला में कुछ और भी पर्यटक स्थल, जैसे कि कोराम्बे का वासुदेव मंदिर कहां पर है? गुमला में। याद रखिएगा, कोराम्बे का वासुदेव मंदिर ये आपको गुमला में ही मिलेगा। गुमला में कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं और कुछ नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो गुमला से कौन सी नदी निकलती है? तो ये शंख नदी जो है गुमला के चैनपुर प्रखंड से ये निकलती है, ये भी याद रखिएगा, गुमला के चैनपुर प्रखंड से। और ऐसा माना जाता है कि इस शंख नदी में हीरे पाए जाते हैं। इंद्रवानक नदी के नाम से भी मुगल काल में इसको जाना जाता था और यहाँ बताया गया है कि इसमें हीरे पाए जाते हैं। चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में भी इस शंख नदी का वर्णन किया था और ये बताया था कि इस शंख नदी में हीरे पाए जाते हैं। और आप अब जानेंगे दोस्तों उरांव जनजाति के बारे में। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आपको बता दूं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ से अपनी क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। दिव्या सिकरवार जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि यूपीपीएससी में इन्होंने प्रथम रैंक हासिल करके एक इतिहास रच दिया। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं दोस्तों तो 25% का ऑफ चल रहा है। और अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलते हैं। तो अगर 12 में अगर आपने 25 मतलब 2025 का बीपीएससी का टारगेट किया है तो 9,944 रुपए का ये सब्सक्रिप्शन होगा। अगर 2024 के बीपीएससी को टारगेट किया है तो 7,649 रुपए का ये बैच है। 3 साल के बैच यहाँ मिल रहे हैं, वहां 3 साल के और यहाँ पर 2 साल के बैच आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अचीवर्स 2.0 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स का डिटेल कोर्स है 2399 का। और अगर आप विजय पर 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स का बैच लेते हैं 2249 का है। एनसीईआरटी का बैच यहाँ पर लगा हुआ है 1169 का, 3959 का बैच लगा हुआ है। 70वां बीपीएससी का आप इसको ले सकते हैं। इंडियन पॉलिटी का कोर्स है 269 का, ये ले सकते हैं। 799 का आकृति मैम का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैच है। अगर करंट अफेयर से क्लासेस करने हैं तो रोज सुबह में अनअकैडमी पे बीपीएससी पर करंट अफेयर, बिहार का कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा करंट अफेयर जो है आपका यहाँ पर तैयारी करवा दिया जाएगा। अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लाइव क्लासेस आपको मिलते हैं, फ्री टेस्ट मिलता है दोस्तों, और आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, पीडीएफ के रूप में गाइडेंस मिलता है और आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, कंप्लीट एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। ठीक है, इसके प्रिपरेशन कराए जाते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलता है और आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी जो है बीपीएससी के लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर आपने देखा, ये टांगीनाथ का मंदिर है ये वाला, और ये महाफा मुनि का महामाया मंदिर है। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पर अंजन धाम मंदिर जो है ये कहाँ पर है? गुमला में है। आपने ये देखा नवरत्नगढ़ का किला भी आपको कहाँ मिलेगा? तो नवरत्नगढ़ का किला जो है ये भी आपको गुमला में ही मिलने वाला है। देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, जब आप वहां जाओगे तब इसके भव्यता का अंदाजा लगेगा। लेकिन देखिए दोस्तों दुर्भाग्य ये है, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है इस चीज को, और यही यहाँ का दुर्भाग्य है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए सब खंडहर बन रहा है
और सारी चीजें इधर उधर टूट के बिखर रही हैं, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है दोस्तों। आप लोगों को कुछ ना कुछ अपने तरफ से ये प्रयास करना होगा। पालकोट का ये किला है। अब हम लोग जानेंगे उरांव जनजाति के बारे में। उरांव जनजाति झारखंड की ये जनसंख्या के आधार पे ये दूसरी बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति, दूसरी बड़ी जनजाति है। बहुत सारी खूबियां हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जनजाति जो हैं इनके जो भोजन खान पान होते हैं बहुत ही सिंपल सादे तरीके से होते हैं। मांसाहारी अधिकतर जनजातियां होते हैं, इनमें हड़िया पीने की प्रथा होती है। बहुत सारी जनजातियों में जो देवी देवता होते हैं उनके हड़िया का तपान भी चढ़ाया जाता है। और इनकी संस्कृति एक इनकी पहचान है कि अगर इनके यहाँ कोई आते हैं गेस्ट के रूप में तो उनको हड़िया जो है वो दिया जाता है। साथ ही साथ उरांव जनजाति में युवा गृह का प्रचलन होता है। उस युवा गृह को धूमकुड़िया के नाम से जाना जाता है। अब चलिए हम लोग एक एक करके इनके बारे में और भी बहुत कुछ डिटेल में जानते हैं। उरांव जनजाति, आप लोग को इसके बारे में जो चीजें पता होंगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, उरांव जनजाति खुद को कुडुक कहलाना पसंद करते हैं। क्या कहलाना पसंद करते हैं? तो ये खुद को कुडुक, मैं यहाँ पर हार्ड वर्ड आपका लिखते जाती हूँ और आप सभी इसको नोट करते हुए जाइएगा। कुडुक ये क्या होता है? तो ये खुद को कुडुक कहलाना पसंद करते हैं। और कुडुक का मतलब होता है मनुष्य। इनकी जो भाषा होती है वो भी क्या होती है? इनकी भाषा को कुडुक कहते हैं। कुडुक इनकी भाषा होती है। क्लियर है? देखिए, इनके उरांव जनजाति में युवा गृह का प्रचलन होता है और यहाँ से जेपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया है। युवा गृह, युवा गृह को क्या कहते हैं? गीतियों, ये माफ कीजिएगा, धुमकुड़िया कहते हैं। क्या बोलते हैं? धुमकुड़िया। तो ये क्या हो जाता है? युवा गृह। इनके इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये हॉस्टल की तरह बना हुआ रहता है। लड़कियों के लिए अलग होता है और लड़कों के लिए अलग युवा गृह होता है। लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग युवा गृह होता है। ठीक है? इसमें इनको अपने इनके जनजातियों के जो परंपरा है और जो इनकी संस्कार है उसको सिखाए जाते हैं। मान लीजिए कि अगर इनमें कोई वाद्य यंत्र का प्रचलन है उसको बजाना, उनको सिखाना, या इनकी जनजातियों में कुछ अलग परंपरा है, जो अनोखी परंपरा है जो यही जनजाति फॉलो करते हैं, उसको सिखाना, पर्व त्योहार के बारे में, वो सारी चीजें युवा गृह में बहुत कम उम्र में इसमें प्रवेश हो जाता है। और प्रवेश तब तक रहता है जब तक विवाह नहीं, जैसे ही विवाह होता है इनमें जो प्रवेश होते हैं मतलब वो उनका इसमें से सदस्यता जो होती है वो खत्म हो जाती है और वैवाहिक जीवन में वो आ जाते हैं। इनका मुख्य पेशा के बारे में हम लोग जाने, इनका पेशा क्या है? तो इनका पेशा है, मुख्य पेशा कृषि। देखिए, अलग अलग जनजातियों के पेशा के बारे में भी आप लोग को जानना है कि किनका क्या पेशा है। तो इनका पेशा क्या है? तो इनका पेशा कृषि है। इनका समाज किस तरीके का है? तो इनका समाज पितृ सत्तात्मक इसका समाज है। सत्तात्मक, इनका समाज पितृ सत्तात्मक होता है। परिवार कैसा होता है? एकल परिवार इनका होता है। देखिए, इनमें ज्यादातर जनजातियां जो हैं उनमें एकल परिवार की परंपरा है। बहुत कम ऐसी जनजातियां हैं जिसमें संयुक्त परिवार की परंपरा है। अगर कोई ऐसी जनजाति है जिनमें संयुक्त परिवार की परंपरा है तो वो बैगा जनजाति है, जिनमें संयुक्त परिवार की परंपरा है बैगा में। ठीक है? इनमें मुखिया, घर का जो मुखिया होता है, जो प्रधान होता है, घर के मुखिया को या प्रधान को क्या कहते हैं? महतो कहा जाता है, महतो। और जो पूजा पाठ कराते हैं, जो धार्मिक, ये घर जो मतलब गांव के जो प्रधान होते हैं उनको महतो कहते हैं, प्रधान को महतो कहते हैं, जो राजनीतिक प्रधान होते हैं। लेकिन जो धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या, धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पहान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहान। धार्मिक प्रधान पहान कहलाते हैं। याद करें, रखेंगे, पूजा पाठ का जो काम होता है सब यही करवाते हैं, पहान करवाते हैं। क्लियर है? पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सरना। सरना क्या होता है? ये पूजा स्थल होता है। अगर कहीं पर सामूहिक पंचायत की मतलब पंचायत की बैठकी बुलाई जा रही है, सामूहिक नृत्य गान का आयोजन किया जा रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्व त्योहार का आयोजन किया जा रहा है, तो वो कहाँ पर आयोजन होता है? तो उसका आयोजन होता है दोस्तों अखड़ा में। तो अखड़ा जो है इसके बारे में भी आपने जाना कि ये एक मतलब पेड़ के नीचे होता है अखड़ा, और इस अखड़ा में कहीं कहीं चबूतरा भी बना होता है।
जहां पर लोग बैठकी करते हैं। और इसके चारों ओर जो है ये पेड़ भी लगा होता है, वृक्ष लगे होते हैं, और ये अखड़ा इसी को कहते हैं। और यहाँ पर जनजातियों के गांवों की ये विशेषता है, अधिकतर गांव में आपको अखड़ा जो है ये जरूर मिलेगा, तो यहाँ के गांव की विशेषता होती है। महिलाएं जो हैं जो वस्त्र पहनती हैं, उस वस्त्र को क्या कहा जाता है? उस वस्त्र को खनरिया कहा जाता है। याद रखिएगा, टफ वर्ड में आपको बता रही हूँ। महिलाएं जो वस्त्र पहनती हैं, इस वस्त्र को खनरिया कहते हैं। खनरिया कौन पहनता है? तो ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और उरांव जनजाति में चले, इनके जो प्रधान देवता होते हैं वो होते हैं धर्मेश। धर्मेश, और ये किस तरीके के देवता होते हैं? ये सूर्य देवता होते हैं। ये अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, जैसे कि मरांग बुरु, ये पहाड़ के देवता होते हैं। मरांग बुरु ये पहाड़ के देवता होते हैं, इनकी भी पूजा ये लोग करते हैं। सीमांत देवता, सीमा, गांव के सीमा के देवता को क्या कहा जाता है? तो सीमांत देवता को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डीहवार। क्या कहा जाता है? डीहवार कहा जाता है। सीमांत देवता को क्या कहेंगे? डीहवार कहेंगे। गांव के देवता को क्या कहते हैं? तो गांव के देवता को ठाकुर देव कहा जाता है। ये ठाकुर देव किस तरीके के देवता होते हैं? तो ये ग्राम देवता होते हैं। और डीहवार किस तरीके के देवता होते हैं? सीमा के देवता। गांव के सीमा पर जो देवता होते हैं उसको डीहवार कहा जाता है। ठीक है। धर्मेश सूर्य का प्रतीक होते हैं। इनका जो प्रमुख त्योहार के बारे में हम लोग जाने कि कौन सा त्योहार है जो इनका प्रमुख त्योहार है। इनमें कर्मा का जो त्योहार होता है ये प्रमुखता से मनाया जाता है। ये सरहुल भी मनाते हैं दोस्तों। और सरहुल को ये क्या कहते हैं? सरहुल को ये खद्दी के नाम से पुकारते हैं उरांव। इनमें और भी अन्य जो जो जैसे नया अन्न खाने का जो त्योहार होता है वो भी इनमें मनाया जाता है। फसल की रक्षा के लिए ये भेलवा पूजा करते हैं। भेलवा पूजा भी करते हैं। और ये भेलवा पूजा में क्या होता है? ये फसल की रक्षा कर रहे होते हैं भेलवा पूजा में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इनके जो गांव में शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो पढ़ा पंचायत कहते हैं। और ये पढ़ा पंचायत जो है दोस्तों, ये आप लोगों को जेपीएससी में पूछा भी जाता है। पढ़ा पंचायत किस जनजाति का है? तो ये उरांव जनजाति का पंचायत है, जिसको पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो आपने आज की क्लास में आपने बहुत कुछ जाना जो कि उरांव जनजाति से था। लेकिन इनके मृत्यु के बारे में भी हम लोग जाने कि अगर इनमें किसी का मृत्यु होता है तो इसमें दो तरह का रस्म है। एक तो है दाह संस्कार किया जाता है, या फिर इसको दफना दिया जाता है। ज्यादातर जो रिवाज है वो दफनाने का होता है, विशेष लोग जो हैं वो दाह संस्कार करते हैं। और एक में इनमें जो एक त्योहार मनाया जाता है अस्थियों के विसर्जन का, अस्थि विसर्जन स्थल को कहते हैं कुंदी, जहां पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। तो उरांव में अस्थि विसर्जन को कहते हैं कुंदी। और अस्थियों के दफनाने का जो समारोह होता है उस समारोह को कहते हैं हड़बोरा समारोह, हड़बोड़ा। और जहां पर अस्थियों का विसर्जन होता है उसको कहते हैं कुंदी। और जिस समारोह का आयोजन किया जाता है उसको कहते हैं हड़बोड़ा समारोह। तो ये आज की क्लास में आपने उरांव जनजाति के बारे में काफी कुछ जाना है, इनके स्थल, धार्मिक स्थल के बारे में, इनके देवी देवताओं के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले जिला के बारे में पढ़ेंगे। और वो जिला होगा दोस्तों कौन सा? तो ये होगा खूंटी। और नेक्स्ट जनजाति पढ़ेंगे वो होगा मुंडा। अगर आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड में आयोजित होते हैं, सब के लिए क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने। आप लगातार क्लास में बने रहिए। हर तरीके से मैं आप लोगों को कंटेंट डिलीवर कराऊंगी और पूरा याद कराने की कोशिश करूंगी कि ये सारा कंटेंट आप लोग का याद हो जाए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।